नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आज के कुछ टॉपिक हैं तो जो पीआईबी से संबंधित हैं, इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है, हिंदू से संबंधित है और अदर न्यूज हैं जो चर्चा में रही हैं, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो हम समग्र रूप से उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो प्रीलिम की दृष्टि से पॉइंट होंगे वो निकालेंगे और मेंस की दृष्टि से पॉइंट होंगे वो सारे हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, अपना जो एनडीसी टारगेट है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यूएनएफसीसी को क्या किया, सबमिट कर दिया, जो अभी अपडेट किए। ठीक है, तो ये तो न्यूज है। ये कब तक वैलिड होंगे, 2030 तक। एनडीसी कब आए थे, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था उसके बेसिस पे एनडीसी टारगेट आए थे। उसमें कहा गया था कि हर एक देश को अपने स्वैच्छिक रूप से नेशनली डिटरमाइंड टारगेट रखना चाहिए और हर 5 साल में उनको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के जो टारगेट है उसको क्या कर सके, कम कर सके और जलवायु परिवर्तन के खतरे को क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकार ने क्या सबमिट किया है वहां पे। पहले जो हमारा जो उत्सर्जन था, जो हम गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, वो इससे 2015 में जो हमने लिए थे 33 से 35% 2005 के लेवल से कम करने का हमने क्या किया था, वादा किया था। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने अपडेट किया है और कहा है कि 45% हम क्या करेंगे, 2005 के लेवल तक एमिशन को क्या करेंगे, उत्सर्जन को कम करेंगे। अब जो सरकार ने 2015 में लिए थे उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है, तो प्रोग्रेस देखो, सरकार अभी तक केवल 24% 2016 तक क्या हो गया, उत्सर्जन को कम किया जा सका है। और जो हाल ही में अपडेट देखें तो 2018 तक इस टारगेट को हमने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, हमने क्या किया, 2018 तक ये वाला उत्सर्जन वाला टारगेट है वो हमने क्या किया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, और सरकार ने कहा था कि जो गैर जीवाश्म ईंधन से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको 40% तक हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब सरकार ने कहा है हम इसको 40 के बजाय कितना कर देंगे, 50% कर देंगे। ठीक है, इसमें एंड जुलाई दिस ईयर में 41.5% हमने टारगेट क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, मतलब आगे चल रहे हैं। और सरकार ने कहा कि कार्बन सिंक हम 2.5 से 3 बिलियन टन हम एडिशन क्या करेंगे, कार्बन सिंक करेंगे, कार्बन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, माने कि वृक्षारोपण करेंगे, माने बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे क्या होगा, कार्बन एब्जॉर्ब होगा। और सरकार ने जो अपडेट किया उसमें बोला है कि अभी ये इतना ही रहेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे करेंगे। अब इसमें प्रोग्रेस को हमें कुछ अभी पता नहीं है, कोई डाटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अपडेट क्या क्या किया है, ये सरकार ने क्या किया, यूएनएफसीसी को क्या किया है, दिया है कि इतने टारगेट हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सरकार ने तो बोला था कि 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन तटस्थ हो जाएंगे, ये तो इसमें है ही नहीं। तो सरकार ने अपडेट वाले टारगेट में जो यूएनएफसीसी है, बॉडी है, उसको वो वाला टारगेट इसमें शामिल नहीं किए हैं। केवल कितने टारगेट हैं, ये 3 टारगेट है। तो आप इजीली ध्यान रखना, आपको प्रीलिम्स के पेपर में कंफ्यूज कर सकता है कि अपडेटेड में ये शामिल है 2017 तक। तो इसको आप आसानी से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। दूसरा, आप एक कमेंट करके ये बताओगे कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडी आती हैं और एक किस सम्मेलन के तहत यूएनएफसीसी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो हो गई टारगेट की बात। अब सरकार ने, पीएम ने क्या बोला था कि सरकार ने 500 गीगावाट हम 2030 तक क्या
नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट करेंगे, ये बोला था सरकार ने। 50% इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे। सरकार ने बोला था कि 1 मिलियन टन हम क्या करेंगे, कार्बन इमिशन को कम करेंगे 2030 तक, ये बोला था सरकार ने। सरकार ने बोला था कि 45% तक हम क्या करेंगे, जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी को क्या करेंगे, कम करेंगे। सरकार ने बोला था कि 2070 तक हम नेट जीरो, सरकार ने ये शामिल नहीं किया है, सरकार ने ये शामिल नहीं किया है। तो आप ध्यान रख रहे हो, तो सरकार ने ये दोनों चीजें शामिल नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री गए थे वहां पे बोल के आए थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इससे फायदा क्या क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, हमने सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। फायदा होगा कि सरकार 2070 तक नेट जीरो इमिशन जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसको कम करने में सक्षम होगी, और सतत विकास के एसडीजी गोल पूर्णतः अपनी परिपूर्णता प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और ये बोला है, एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जीडीपी 4.7% 2036 तक क्या होगी, बढ़ेगी, और 15 मिलियन नई जॉब जनरेट होंगी 2047 तक। और सरकार ने ये बोला है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर आप शिफ्ट करते हो, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करते हो, तो आपका जो 236 बिलियन डॉलर आप जो इंपोर्ट करते हो ऑयल पे, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। मतलब आपका भुगतान संतुलन जो घाटा है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और सरकार ने बोला है आपके पास अतिरिक्त जो वित्तीय संसाधन उपजेंगे, जैसे कार्बन टैक्स लगा सकते हो, हेल्प, आप वर्कर की री स्किलिंग कर सकते हो, आप स्किलिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा, मानव संसाधन का विकास होगा, और इससे आपके पास टैक्स जनरेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, सरकार अगर नेट जीरो टारगेट 2070 तक अचीव करना चाहती है, तो 10.1 बिलियन ट्रियल सॉरी ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी निवेश की, तभी हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया जो अमीशन में है ग्लोबली, वो थर्ड पे आता है, और 6.8% उसका एमिशन है वर्ल्ड वाइड। अगर पर कैपिटा की बात करें तो बहुत कम है, जो कितना है, 1.84% है। कितना है, 1.84% है, जो यूनाइटेड नेशन की अपेक्षा कितना है, बहुत कम है, 16.21% टन है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब नेट जीरो का मतलब ये होता है कि बैलेंस स्टेब्लिश हो जाए, हम जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही क्या हो, अब शोषण हो, उस उतना ही क्या हो, ऑब्जर्व हो। मतलब इतना अगर ऊपर जा रहा है तो उतना ही क्या हो, नीचे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें बैलेंस क्या होना चाहिए, स्टेब्लिश होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। हाल ही में छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दा चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था कि सरकार, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ हेक्टेयर जमीन विदाउट जो उचित प्रक्रिया उसके तहत उनने फॉरेस्ट को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसमें बिल्डिंग, रोड, रेल, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और कहा है कि आपने प्रोसेस 1980 एक्ट के तहत आपने प्रॉपर क्लियरेंस, जो आपने क्लियरेंस लेना चाहिए था वो आपने लिया नहीं है, इसलिए ये कानून के क्या है, खिलाफ है। ठीक, तो 1980 का एक्ट पढ़ लेते हैं पहले। 1980 का एक्ट ये बोलता है, जितने भी काइंड के हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, और संविधिक क्लियरेंस की बात करता है कि अगर आप नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए किसी जंगल या जमीन का उपयोग करोगे, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, तभी वो आप क्या कर पाओगे, उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, जो फॉरेस्ट है 1976 में समवर्ती सूची में लाएगा। इस पे समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पे केंद्र भी कानून बना सकता है और
राज्य भी बना सकता है। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में ले आएगा। क्यों? पहले राज्य सूची के अंतर्गत था, तो इसको ध्यान रखना। वन को कब लाएगा? 42वें संविधान संशोधन को, जिसको लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे संशोधन लाए गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोला गया है कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 2 टाइप के फॉरेस्ट नोटिफाई करने का अधिकार होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत। पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक। और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसको रेगुलेट करता है? विलेज को, नगरपालिका फॉरेस्ट को क्या करता है? मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। इसको आप पढ़ लेना, वही चीजें हमने बता दी हैं, वही सब इसमें लिखा है। ठीक। अब ऑरेंज एरिया का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में अगर बात करो कि पहले मालगुजारी थी, इसमें क्या होता था? वहां पे जो लाइवलीहुड कंसेशन दिए गए लोगों को, क्या आप लकड़ियां ले सकते हो जलाने के लिए, घास चरा सकते हो अपने पशुओं को। तो इसमें कोई अगर प्रोटेक्टेड एरिया है और यहाँ पे कोई एरिया है, तो इसके इतना वाला जो बफर रीजन है उसको बोलेंगे क्या? ग्रे एरिया। क्या बोलेंगे? ग्रे एरिया। यहाँ पे लोग क्या अपने पशु चरा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक। तो ये सब बातें हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना था। ठीक। ये तो सब इतिहास से अब काम करना ही है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों क्या होगा? अलग हो गए। स्पेशली आपके लिए इंपोर्टेंट क्या? 1980 का एक्ट इंपोर्टेंट है, और फॉरेस्ट से संबंधित जो फैक्ट है वो इंपोर्टेंट है। क्या? कि हाल ही में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 जारी हुई, उसके अनुसार कहा जाए कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है तो मध्य प्रदेश में सबसे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। माने मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर उस परसेंटेज में बात करें तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मेघालय में है, फिर मणिपुर में है, फिर नागालैंड में। तो कहाँ कहाँ है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो क्या आ जाएगा? मैम। क्या होगा? MAM। एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एम से मेघालय। ठीक है, मैम मन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो टोटल फॉरेस्ट तो ट्री कवर कितना है हमारा? 24.62%। ये ध्यान रखना। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.31%। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं हमारे? 3%। ठीक है। और मॉडलिटी वाले कौन से? MDF वाले 9.33%। और ओपन फॉरेस्ट कितने? 9.33%। सबसे ज्यादा कौन है? ओपन, फिर उसके कौन है? मॉडरेट, फिर उसके कौन है? वेरी डेंस। ठीक है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन होती है कि वेरी डेंस का मतलब है कि किसी भी वन का कैनोपी एरिया 70% उससे ज्यादा है, उसको बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। जैसे सदाबहार वन होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का मतलब है कि 40 से 70% कैनोपी एरिया होना चाहिए, और ओपन से है कि 40 से कम होना चाहिए। और स्कर्व का मतलब है कि 10% से कम होना चाहिए। और नॉन फॉरेस्ट का मतलब है कि आप जहां कहीं आस में घर के पास लगा दिया पेड़, तो वो सब चीजें हैं, तो वो होना चाहिए। तो एक आपके लिए पूरा टॉपिक आपका क्या हो गया? हॉलिस्टिकली क्या हो गया? कवर हो गया। इससे आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रीलिम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब हाल ही में क्या किया है सेबी ने? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनके नॉर्म को क्या किया है? इनहेंस किया है कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या हो? सुधार हो, लोगों का विश्वास बढ़े, और लोगों का क्या? लोग बाहर वाले निवेश करें। किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग रेटिंग जो क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है उनका काम ये है कि आप कोई भी कंपनी है तो उसकी रिपोर्ट पेश करना कि इस कंपनी के द्वारा कोई डेप्ट तो नहीं है, अगर डेप्ट है तो उसको चुका पाएगी या नहीं। तो इससे क्या होता है? समाज में
सॉरी देश में उसकी उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जिससे क्या होता है, लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट देखकर उसमें क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो इस बात को आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि शार्प रेटिंग एक्शन होना चाहिए, इसको कंपटीशन करो। सरकार ने कहा है कि डिटेल पॉलिसी पब्लिश करो। सरकार ने कहा है कि आप अगर डेब्ट सिक्योरिटी लगातार बढ़ रही है तो उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या करो, खत्म करो, जैसे लार्सन ट्यूबो में की गई थी, जिसकी ट्रिपल ए से कहां पहुंचा दी, डी में पहुंचा दी। और परपेचुअल बॉन्ड का मतलब है कि फंड राइजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, और ये क्या करते हैं, ये कोई इंटरेस्ट या रेट फिक्स डेट पे आप क्या करते हैं, परपेचुटी उसका काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फेयर असेसमेंट होगा, और इन्वेस्टर क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और जो इन्वेस्टर की जो रिस्क है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक फंडामेंटल डेवलपमेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। तो ये क्या करती है, डेब्ट स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, जो भी कंपनी की एबिलिटी होती है डेबिटर की, उसको एनालिसिस करती हैं, क्रेडिट रिस्क को देखती हैं अगर है कोई। दूसरा, इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, और ये करती है सेबी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 1999। इस बार प्रश्न आया था, अगर आपको ये पता होता कि सेबी रेगुलेट करती है तो उस ऑप्शन से सारे क्वेश्चन सही हो रहा था। उसमें लिखा था आरबीआई सीआरए को क्या करता है, रेगुलेट करता है, तो वो क्या ऑप्शन था, गलत था। कुछ चर्चित हैं जैसे क्रिसिल हो गया, आईसीआर हो गया, फिच हो गया, केयर हो गई, ओनिकेरा हो गई, और समेरा हो गई। तो ये महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो हमारे देश में कंपनी को क्या करती हैं, उनकी रिपोर्ट बनाती हैं, ताकि लोग उसमें क्या कर रहे हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, आपने देखा होगा मैसेज आते रहते हैं, मेल आते रहते होंगे। अब प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनियों से पैसे लेकर किसी कंपनी की क्या करती हैं, रेटिंग करती हैं। तो कंपनी का गलत असेसमेंट होता है, तो निवेशक क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो देश की छवि खराब होती है। और अधिक कंपटीशन होने के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गलत प्रैक्टिस का, करप्ट प्रैक्टिस का क्या करती हैं, यूज करती हैं, और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को क्या करती हैं, शो करती हैं, गलत रिपोर्ट बना दी। ठीक है, पब्लिक में सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है, थर्ड पार्टी के द्वारा क्या कौन चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। डेडिकेटेड एक रेगुलेटर बना दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, ताकि ये गलत प्रैक्टिस ना कर पाए। और अगर ये गलत प्रैक्टिस करती भी हैं तो हैवी क्या करो, पेनल्टी लगा दो। और सबको क्या करो, कंसोलिडेशन करो, समझ, सबको क्या कर लो, संगठित कर दो। बात समझ में आ रही है कि अलग अलग हो, सभी को एक छत के नीचे लाओ, ताकि उनका क्या हो, रेगुलेशन क्या हो, आसान होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा का विषय ये है कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें रिकवरी हुई है, क्या हुई है, रिकवरी। तो सबसे पहले तो ओजोन के बारे में जान लेते हैं, फिर ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओजोन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो टू रीजन में बिलोंग करता है। पहला तो स्ट्रेटोस्फीयर में बिलोंग करता है। स्ट्रेटोस्फीयर आपको पता होगा, पृथ्वी के ऊपर 50 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, जो कितना 90% होता है, जो हमारी सुरक्षा करता है, जो यूवी रेज आती हैं सन से, उसको सन वर्न होने से सुरक्षा करता है, लोग टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा जो पाया जाता है हमारा इधर अर्थ पे नीचे वायुमंडल में, वो 10% के आसपास होता है, और वो क्या करता है, हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। जो वायु प्रदूषण में से एक है महत्वपूर्ण, कैंसर को कॉज कर सकता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर है,
50 किलोमीटर तक है, ये ट्रोपोस्फियर है। तो यहां से यूवी रेज आती हैं जो भी विजिबल लाइट है, इसको ओजोन लेयर क्या कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत कम मात्रा में नीचे जाता है। तो इससे टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और जो कैंसर और गर्मी सन वर्ण संबंधी समस्या होती हैं वो भी खत्म होती हैं। और दूसरा जो ग्राउंड लेवल पे रहता है हमारे सरफेस, ये दिल्ली में आसपास आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है, हीट और सन की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्रिया करके ग्राउंड लेवल ओजोन बनाता है। याद रखना, हीट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन बना लेते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहां से निकलता है, एमिशन से, जो परिवहन से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकलता है। और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से निकलेगा, सॉइल वेजिटेबल से, सॉल्वेंट मान की फ्यूम से वगैरह आदि वगैरह से निकलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से बना लेते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक होता है, मृत्यु भी हो सकती है। इससे क्या होता है, क्रॉप खराब हो सकती है, वेजिटेबल खराब हो सकता है। इससे क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो सकती है खाद्यान्न की। और जो भी मतलब वेजिटेबल है उसको डिसीज हो सकती है और हैबिटेट और ग्रोथ कम हो सकती है। और जो भी मतलब एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट, फिश है उनमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये समस्या होगी। सबसे पहले ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या होता है, गैस होती है। इस तरह से हमारा क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है। अगर इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ओजोन क्या क्या हो रहा है, डिप्लीटिंग होता है। अगर ओजोन गोस लगातार ऊपर बढ़ रही है तो उसका क्या होता है, मतलब उसका क्या होता है, ओजोन मतलब रिकवरी हो रही है। इतनी सी बात है। मतलब कोई ये ओजोन के पॉइंट है, अगर डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ओजोन रिकवर हो रही है। अगर मान लो डेंसिटी कम हो गई तो ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीटिंग हो रही है। ठीक है, इतना से ध्यान रखना, ये बात हो गई। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोन है, मिथाइल है, ब्रोमाइड है और ब्रोमोक्लोरोमीथेन है। ये कहाँ से यूज होता है, इनका एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, और जो भी फायर है और जो भी फॉर्म है जो हम लगाते हैं, तो उनमें सब में क्या होता है, यूज होता है इनका। अब इसको कुछ रेगुलेट करने वाला भी होना चाहिए। तो रेगुलेट करने वाला कौन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसको आप ध्यान रखना। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को 2030 तक क्या कर रहा है, एलिमिनेट करने की बात कर रहा है कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग क्या है, मॉलिक्यूल है। 1989 में आया और 197 में क्या है, इसकी पार्टी है। मतलब सभी लोगों ने क्या कर लिया है, इसको रेक्टिफाई कर लिया है, इसको ध्यान रखना। अब इससे संबंधित चर्चा वाला एक था किगाली। इसमें क्या किया गया था, जो हमारी 2024 तक इसको हमारी सरकार ने क्या रेक्टिफाई कर दिया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2025 तक क्या करना है, 2025 तक क्या करना है, रिमूव करना है इंडिया से। ठीक है, तो आप एक किगाली एग्रीमेंट, इसको ध्यान रखना, किससे संबंधित है, ओजोन लेयर से। और इसके कारण क्या होती, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसलिए इस गैस को क्या कर रहे हैं, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने क्या कर दिया है, इसको रेक्टिफाई किया है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। और हमने पूर्ण समग्र रूप से इस टॉपिक का क्या किया है, डिस्कशन किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक संविधानिक बेंच होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होना चाहिए, जो पूरी ईयर क्या करे, काम करे। प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अभी 492 संवैधानिक बेंच काम कर रही हैं और 53 बेंचों के पास क्या है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन संबंधी क्या है, महत्वपूर्ण मामले हैं। तो अब हम, ये हमारे यू ललित जी हैं जो हमारे 49वें क्या बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो इसको ध्यान रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये क्या कहती है कि 5 या मोर जज होने चाहिए तभी उसको क्या करेगी, और वो सेटअप कौन करेगा, सीजीआई करेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे संविधानिक बेंच। कितने जन होने चाहिए, 5 या अधिक। और अभी क्या होता है वर्तमान बेसिस पे, मतलब क्या होता है,
टेम्पररी बेसिस पे इनका गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब नीड होती है, कोई लॉ वाला विषय आ गया तो इसको गठन कर दिया। ठीक है, इसलिए सर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि हम क्या करेंगे, इसको परमानेंटली गठन करेंगे और ये पूरी ईयर क्या करेगी, काम करेगी। बार बार गठन करने की आवश्यकता हमको नहीं होगी। ये हमारा मुद्दा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठन करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब फॉलोइंग कंडीशन होती। पहला, आर्टिकल 143 के तहत कोई मतलब विधि का प्रश्न हो, कोई संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो। आर्टिकल 145(3) बोलता है कि राष्ट्रपति हमारी सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना चाहे तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी, जो आर्टिकल 143 के तहत है। और कोई बेंच कन्फ्लिक्ट जजमेंट दे दे तो अगर लोअर बेंच के द्वारा, तो वो सीजीआई कहां रेफर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए। और 3 बेंच की जज अगर डाउट और करेक्शन करने में असमर्थ हो प्रीवियस वाले जजमेंट को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। हाल ही में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट चर्चा में था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर मोरेटोरियम अगर प्रोसीडिंग चला रहे हैं तो आईबीसी के अंडर, तो कस्टम अथॉरिटी क्या नहीं करेगी, किसी भी इनिशियल रिकवरी एक्शन नहीं लेगी। कोई भी क्लेम है टाइटल गुड्स और यूजर को उसको नोटिस नहीं करेगी कि वो सेल करे, मतलब ऐसा काम नहीं करेगी अगर आप मोरेटोरियम प्रोसीडिंग उस कंपनी के ऊपर चला रहे हैं। तो ये चला, सबसे पहले जान लेते हैं कि आईबीसी दो क्या है और कैसे काम करता है। तो आईबीसी अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है और मिनिमम अमाउंट अगर 1 लाख होता है, 1 लाख करोड़ में बात होगी, तो वो क्या होगा, एनसी नेशनल कंपनी लॉ जो ट्रिब्यूनल होगा वो क्या करेगा, फील्ड करेगा। भाई कोई फाइनेंशियल क्रेडिट होगा, कोई ऑपरेशन क्रेडिट होगा, वो एनसीएलटी में अपनी कंप्लेंट फील्ड करेगा। एनसीएलटी अपना रेजुलेशन प्रोफेशनल को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी और कोई मॉरेटोरियम संबंधी कार्य करेगी, रिकवरी एसेट ट्रांसफर ड्यूरिंग। या तो वो 180 दिन में होगा, अगर विषम परिस्थिति 90 दिन और बढ़ा दिया तो या तो 270 दिन में काम होगा। और रेजुलेशन जो जो हमारे एजेंट हैं वो क्या करेंगे, कमिटमेंट करेंगे क्रेडिटर के लिए। अगर 75% क्रेडिटर ओके कर दें रिजोल्यूशन प्लान को तो रिवाइवल हो जाएगा, और रिजेक्ट कर दें तो लिक्विडेशन हो जाएगा। इतना सा काम है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, काम क्या करते हैं, कोई बिजनेस फेल्ड हो जाए तो उसको देखती है, बैड लोन को क्या स्ट्रीमलाइन करती है ताकि आसानी से उनका समाधान हो जाए। एनपीए की नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके। और इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, मतलब काम करने वाले, एजेंसीज होती हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती हैं, और जो भी मतलब अपीलेट अथॉरिटी होती है, जैसे एनसीएलटी हो गई, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया, तो वो हो गया। और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड इसी के अंतर्गत गठन हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक, आगे हमारा टॉपिक है अस्पा आर्म फोर्स स्पेशल पावर 1958। प्राइम मिनिस्टर बोला था कि अस्पा को हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्सली रूप से कुछ स्टेट से हटाई भी गई, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। अब अस्पा की बात करते हैं कि एक जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस दौरान लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ताकि हम भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कर सकें, दमन कर सकें। ठीक है, इसको हमारी पार्लियामेंट ने 1948 में पास किया और 1958 से क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, नागा हिल में, उसके बाद कहाँ हुआ, असम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके द्वारा क्या हो जाता है, किसी भी आर्म्ड फोर्स व्यक्ति को, सेंटर आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स को डिस्टर्बेंस एरिया में स्पेशल पावर मिल जाती है, और उसको किसी भी डेथ के उसको मतलब गोली चला सकता है,
किसी को डिटेंशन कर सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, रिजोल्यूशन सस्पिशन हो सकता है, मतलब कि सर्च वारंट हो सकता है बिना अनुमति के। और अगर डिस्टर्बेंट जो हमारा एरिया है, मतलब संवेदनशील एरिया है, तो उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या तो राज्य। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कंट्रोवर्सी क्या है। अगर आपने किसी लोकतांत्रिक देश में आर्म, मतलब कि पुलिस फोर्स को या फोर्स को, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया, तो वहां के मानव अधिकारों का क्या होता है? हनन हनन होता है। वो आसानी से रह नहीं पाते हैं। उनको अनलिमिटेड पावर मिलती है, किसी को भी सर्च कर सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं, मतलब पुलिस स्टेट स्टेट की तरफ जाते हैं। और जो भी पावर मिलती है उसका मिसयूज हो सकता है। फंडामेंटल राइट जो सरकार ने दिए हैं, सॉरी संविधान ने दिए हैं, कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, विधि के समझ समानता होना चाहिए, तो किसी देश में तो, किसी राज्य में तो मतलब कि आर्मी नहीं है, लोग की कहीं पे आर्मी है। तो मूलभूत अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। आप स्वैच्छिक रूप से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेंशन कर सकते हैं। और आर्मी जो फोर्स है, उसको मतलब किसी भी प्यूनिटिव एक्शन होता है तो उनको इम्यूनिटी दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, कि उनको केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कुछ कोई उनका मतलब कि कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जहां तक है, केंद्र सरकार उन कार्रवाई को नहीं करने देती। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी डिस्टर्ब एरिया है, उसमें किसी कॉमन मैन या पर्सन की जो इंसर्जेंट नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी सीआईडी के द्वारा क्या करो? इंक्वायरी करवाओ। और किसी भी डिस्टर्ब एरिया में कोई भी व्यक्ति एनिमी नहीं हो सकता, उसको अच्छे से जांच करके ऑपरेशन चलाओ। और आर्म फोर्स जो आर्मी है, उसके लिए कोई एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई रेगुलेशन बना दो। ठीक है, ये बात बोली। हाल ही में एक जीवन रेड्डी कमेटी वो आई, तो उनने कहा कि आप इसको रिव्यू करो। और जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 में, उसमें इसको क्या कर दो? शामिल कर दो और अस्पा को खत्म कर दो। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, उसी में शामिल कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं। और आर्म्ड जो फोर्स है, उनकी पावर को स्पेसिफाई करो। और ईच डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करो? शिकायत निवारण सेल का गठन करो, जहां पे अस्पा लागू है। ठीक है, तो लागू कहां कहां है? देखो, अस्पा कहां फोर्स में? ये इधर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है। ठीक, मिजोरम नहीं है इधर, मणिपुर है। ये थोड़ा सा असम वाला पार्ट है, मेघालय वाला पार्ट है पार्सली। तो इसको आप पॉज करके एक बार क्या कर लेना, देख लेना, असम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक, और फुली लिफ्टेड है, वो यहां से फुली लिफ्टेड हो गया है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल नहीं। रीजन क्यों है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्यों लागू करना है? कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, उग्रवादी अलगाववादी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर इसको लागू करना पड़ता है। मतलब आवश्यक बुराई है, तो इसलिए इसको रखना है हमको। और डेवलपमेंट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लागू करना है। पीस अकॉर्ड चल रहे हैं राजनीतिक पार्टी, तो सीज फायर एग्रीमेंट चल रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं, देश की अखंडता और सुरक्षा संबंधित बाधाओं और चाइना से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए इसको लागू करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें आगे ये करना चाहिए कि स्थानीय समुदायों से बातचीत कर कर, उनको विश्वास में लेकर, इसको धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से इसको हटाने का प्रयास करना चाहिए। और विषम परिस्थितियों में भी, जहां देश की अखंडता पे खतरा हो, वहां आवश्यक रूप से क्या करें? इसको लागू करें। और विकास के जो फ्रूट है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ है? जाएं, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अब आईएनएस विक्रांत चर्चा में था, ये आप देख रहे हो। चर्चा में से प्रधानमंत्री इसको क्या करेंगे? कमीशन करेंगे। इसकी 262 मीटर लेंथ है, 220 एयरक्राफ्ट इस पे पार्क हो सकते हैं, 2 फुटबॉल के बराबर इसका साइज है। तो ये तो केवल फालतू बातें हैं, बस ध्यान रखना, आईएनएस विक्रांत।
इसको 1961 में यूनाइटेड किंगडम से हमने आईएनएस विक्रांत लिया था। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उसी के नाम के आधार पर इसको आईएनएस विक्रांत नाम रख दिया है। अभी हमारे पास ओनली आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जोरवार टैंक है, तो जोरवार टैंक है, सरकार ने कहा कि एलएसी पे हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। जो लाइट टैंक है और इंडिजीनियस रूप से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में काम करेगा, मार्जिनल ट्रेन में काम करेगा, आइसलैंड टेरिटरी में काम करेगा, और रैपिड डिप्लॉयमेंट मतलब कि तुरंत गति से इसको डिप्लॉयमेंट वहां पे किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा जोवार जोवार क्या है, एक टैंक है जो लाइट वेट है। ठीक, अब तो ये आपको एलओसी है, अक्साई चीन है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया होगा हमारा भारत है। ये हमारा वलखान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान से लगता है, ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जबकि हमारी चीज है। यहाँ से सिपैक गुजर रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, जो वो अभी चर्चा में था। ठीक है, और यहाँ पे भी विवाद हुआ था। तो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारा काराकोरम पास है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप एक बार ये जोजिला है, ये कारगिल है, ये बल्चिस्तान है, ये गिल्किस्तान है। ठीक है, यहाँ के लिए भारत सरकार ने 24 सीटें क्या रखी हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए आरक्षित रखी हैं, इस एरिया के लिए, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, एक विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चर्चा में था। वहां की कम्युनिटी ने विरोध किया है, कि बोला है कि पर्यावरण को खतरा हो जाएगा अगर ये बन गया तो विष्णु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक हमारा अलकनंदा रिवर पर बनना है, और 444 वोल्ट का है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या है, फंडेड है, बस इतना से ध्यान रखना है। और कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। हाल ही में साउथर्न राइस ब्लैक स्ट्राइक जो ड्रॉप वायरस है वो चर्चा में था, ये पंजाब में देखने को मिला है। चाइना से इसका ओरिजिन हुआ था, वायरल डिसीज है, साउथर्न चाइना से, इसलिए इसका नाम साउथर्न राइस ब्लैक स्ट्राइक ड्रॉप वायरस पड़ गया। इसमें क्या होता है, मान लो स्वस्थ ये पैडी है, इस वायरस के कारण ये इसमें देखो ये पीलापन आ गया, तो होना स्वस्थ रूप से होना चाहिए था, लेकिन ये कुपोषित हो गई, तो ये इसलिए डिसीज चर्चा में है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसके पास कोई भी हमारे पास समाधान मान की कोई मेजर करने वाला काम नहीं है, कोई दवाई वगैरह नहीं है, इसको केवल मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एक जिलेटॉल ची चर्चा में है, जो क्या है, शुगर है, जो आईआईटी गुवाहाटी जो हमारे अनुसंधान करता है उन्हें डेवलप किया है, कहाँ से, शुगर केन। और ये नेचुरल शुगर है जो प्लांट में मिलती है, मैनी फ्रूट और वेजिटेबल में मिलती है। ये एंटी डायबिटिक के रूप में काम करेगी, और प्रीबायोटिक मतलब इसमें कुछ ऐसे जीवाणु भी होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, और अल्टरनेटिव स्वीटनर मतलब अगर लोगों को बीमारी है, मतलब डायबिटीज है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, रिसर्चर ने डेवलप किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर चर्चा में था, पंजाब में 2 केस मिले हैं। ये वायरल डिसीज है, 100% इसका मोर्टालिटी रेट है। ह्यूमन के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर इफेक्ट हो गया तो पिग पॉपुलेशन को खतरा है, फार्मिंग इकोलॉजी को खतरा है, क्योंकि पिग क्या करता है, इकोलॉजी को भी डेवलप करता है। इसके लिए हमारे पास कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, बस इतना सा पढ़ना है इसमें। फीफा में जो बैन लगाया था एआईएफएफ पे, जो फीफा ने क्या कर दिया, अब बैन हटा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको भंग कर दी थी, इसलिए हटा दिया है। हमारी जो एंजेला मर्केल है, पूर्व चांसलर ऑफ जर्मनी, उनको अवार्ड मिला है यूनेस्को फिलिक्स हाउफिट वोगी पीस प्राइज। ये कब मिलता है, प्रोमोटिंग सीकिंग सेफ गार्डिंग मेंटेनिंग पीस के लिए क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है, बस इतना से ध्यान रखना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका चर्चा में था इसमें, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, इरिट्रिया आता है, और जिबूती आता है। तो कितने देश हैं, 1 2 3 4 देश आते हैं। तंजानिया चर्चा में था, तो तंजानिया ये है।
ये लेक तंजानिका है, लेक कौन सा है, विक्टोरिया है, तो ध्यान रखना विक्टोरिया युगांडा, युगांडा तंजानिया केन्या के बीच लगती है। लेक ऑफ मलावी है, इसको ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो कहाँ तक जाती है, वो आगे तक जाती है, वहां तक भूमध्य सागर तक, ठीक है, इजराइल तक। तो ये आप इसको ध्यान रखना, ये हाल ही में चर्चा में था कि ये पार्ट कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये आगे नीचे तक साउथ अफ्रीका तक, तो ये चर्चा में था, ठीक है। अब आसमान कैंप ने, जो सरकार ने क्या किया है, ट्यूबरक्लोसिस फीवर को कंट्रोल करने के लिए 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। ये डोर टू डोर क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, इससे 8 या 68 हजार लोग, गांव को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बस ये जानना आसमान कैंपेन किससे संबंधित है, बस, ठीक है। बस संपूर्ण देश में नहीं है, कि ट्राइबल एरिया से संबंधित। दूसरा, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो सेमीकंडक्टर से संबंधित है, इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा 6 से 4%, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसी चीज को, इतना ध्यान रखो बस, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ओवर थ्रो होना है, ठीक है। अब मॉडर्ना सीन, जो फाइजर कंपनी है कोविड वैक्सीन की, तो उनने चर्चा में था, तो mRNA जो वैक्सीन तकनीक है उस पर पढ़ लेते हैं। ये जेनेटिक कोड होता है जो मैसेंजर आरएनए को जनरेट, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ावा देता है। कैसे काम करता है, मान लो वैक्सीन आपके शरीर में इंजेक्ट हुई, तो आपकी सेल में जाएगा, सेल क्या करेगा, सेल क्या करेगा, स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। देखो ये जो कोविड वाली प्रोटीन है उसी सेम जैसे स्पाइक प्रोटीन क्या करेंगी, किसी मतलब आदमी के, उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगी। अगर मान लो वायरस आपके अंदर गया, उसने बोला ये तो हमारे पास ही है, वही आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएंगे, इसमें लड़ने लगेंगी, ठीक है। तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और जितने ज्यादा या उतनी ज्यादा एंटीबॉडी क्या करेंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा ये वैक्सीन इस तरीके से क्या करती है, काम करती है। अब नेशनल कैंसर ग्रिड चर्चा में था, इस डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमिक एनर्जी ने डेवलप किया है, किसकी सहायता से, कोइटा फाउंडेशन के द्वारा। इसमें क्या करेगा, कैंसर से संबंधित जितनी भी फैसिलिटी है, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, रिसर्च इंस्टीट्यूट को बढ़ावा देना, पेशेंट ग्रुप को बढ़ावा देना, चैरिटेबल ट्रस्ट को बढ़ावा देना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कैंसर से संबंधित ट्रीटमेंट इस समय अच्छी अच्छी बातें करना, ठीक है, ये ध्यान रखो। कोइटा फाउंडेशन क्या है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जो डिजिटल हेल्थ पे क्या करता है, काम करता है, तो इतना ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आए होंगे। तो अगर आपको टेलीग्राम में महत्वपूर्ण अपडेट है, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।